Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 3 about Delhi Sultanate 12th to 15th century. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड हो चुका है बच्चों चैनल पे, तो जिसको देखना है उसको वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से देख सकते हो, नहीं तो जाकर के चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। और अगर इस पीडीएफ को रीड करना है बच्चों तो उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी वजह से तुम इस पीडीएफ को भी रीड कर सकते हो। तो ये चैप्टर 3 है, ये क्लास 7 के सोशल साइंस के हिस्ट्री बुक से है, दिल्ली सल्तनत के बारे में 12 से 15 सेंचुरी के बीच में। तो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से तुम फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो बच्चों पीडीएफ में इसमें स्टार्टिंग में कुछ वन लाइनर्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जीके के लिए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल किए सकते हैं इन सबको, तो बहुत ही यूजफुल है, इसको रीड करना। ओके, बहुत ही इजी वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। ओके, शॉर्ट वाले से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक दिल्ली एन इंपॉर्टेंट सिटी? तो पहले शासक कौन थे जो दिल्ली को एक इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में स्थापित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा The Tomar Rajputs were the first to make Delhi important in 12th century। तो वो रूलर्स जो कि जिन्होंने दिल्ली को इंपॉर्टेंट बनाया वो थे तोमारा राजपूत, जिसको 12th सेंचुरी में इसको इंपॉर्टेंट रूल देने लग गए थे, इंपॉर्टेंट मानने लग गए थे दिल्ली को। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, विच रूलर वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन टू रूल द दिल्ली सल्तनत? कौन वुमन थी जो पहली थी और इकलौती थी दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली? ठीक है, वुमन के लिए कहा जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्तान जो है इकलौती थी, इकलौती और पहली और इकलौती वुमन रूलर थी जो दिल्ली सल्तनत में रूल की थी। ओके, सो इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हु वाज इब्न बतूता एंड व्हेन डिड ही विजिट इंडिया? इब्न बतूता कौन था और वो भारत में कब आया? इसका आंसर है इब्न बतूता वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, ये मोरक्को का एक ट्रैवलर था। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रूल, जो कि इंडिया में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के समय में। So it was answer to our third question. Our fourth question is, what was the language of administration under the Delhi Sultans? तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक काम के लिए जो भी भाषा रहा करता था तो दिल्ली सुल्तान के अंडर में कौन सा था? सो इट वाज पर्शियन। ओके, पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो जो भी भाषा, जो भी जिस भाषा में काम काज किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो थी पर्शियन भाषा। So it was our fourth question. Our fifth question is, which tax was taken from non-Muslims under the Delhi Sultanate? non-Muslims से कौन सा टैक्स वसूला जाता था दिल्ली सल्तनत में? तो इसका आंसर हो जाएगा जजिया। JIZ जजिया टैक्स जो है ये नॉन मुस्लिम से वसूला जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। ऑलराइट बच्चों, सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सर्कल ऑफ जस्टिस एंड व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंट क्यों था? इसका आंसर है, The Circle of Justice was an idea written by Fakhr-e-Mubaddin in 13th century। तो ये एक विचार था, सिर्फ फक्र-ए-मुबद्दिर के द्वारा लिखा गया था, माना गया था 13th सेंचुरी में। It explained that a king needs soldiers, soldier needs salaries and salaries come from the tax paid by peasants। तो इसमें ऐसा बताया गया कि राजा को सेना की जरूरत है, सेना को पैसों की जरूरत है, खाने के लिए, रहने के लिए तनख्वाह की जरूरत है, परिवार चलाने के लिए, और पैसा आता था किसानों से। तो इसके अनुसार ये सर्कल ऑफ जस्टिस के अनुसार। बट peasants कैन ओनली पे टैक्सेस इफ दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। लेकिन किसान तभी टैक्स को पे कर पाएंगे अगर वो खुश हैं और समृद्ध हैं। सो अ गुड किंग मस्ट रूल जस्टली टू कीप हिज पीपल एंड सोल्जर्स स्ट्रांग। तो इसीलिए एक बढ़िया शासक जो है, एक बढ़िया राजा जो है, उसको सही तरीके से शासन करना पड़ेगा ताकि उसकी सेना और उसकी प्रजा दोनों उससे खुश रहे, संतुष्ट रहे और राजा को राजा भी माने। सो दिस वाज द सर्कल ऑफ जस्टिस। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिन्हाज-उस-सिराज नॉट सपोर्ट रजिया सुल्तान एज रूलर? अगर मिन्हाज-उस-सिराज जो था वो उसे शासक के रूप में सपोर्ट क्यों नहीं करता था? भले वो ये मानता था कि शी वाज कैपेबल एंड क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स, बट उसे सपोर्ट नहीं करता था। भाई इसका आंसर हो जाएगा, मिन्हाज-उस-सिराज बिलीव्ड दैट वुमेन शुड नॉट रूल। मिन्हाज-उस-सिराज का मानना था कि वुमेन को है, औरतों को, महिलाओं को शासन नहीं करना चाहिए था। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिम ओनली मेन वर फिट टू गवर्न। उसके अनुसार यही था कि जो पुरुष है वही शासन करने के लिए अच्छे से बने हुए हैं। इवन दो ही एडमिटेड रजिया वाज कैपेबल, he questioned how she could rule when she was not a man। तो ये जानता था कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है, क्षमता है उसके अंदर शासन करने का, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि एक पुरुषों के होते हुए औरत कैसे शासन करे, कैसे कोई रानी बन सकती है, राजा बन सकती है, शासन कर सकती है, शासक बन सकती है। Many nobles also did not support Razia and she was removed from the throne in 1200
240। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, अमीर लोग थे, कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, बाकी लोग भी थे, बहुत सारे दूसरे लोकल चिफ्टियंस थे जो कि इस रजिया को रूलर के तौर पे सपोर्ट नहीं करते थे और उनको फिर हटा दिया गद्दी से 1240 में। So it was answer to our second question. Our third question is, how did Delhi Sultans appoint their governors? दिल्ली सुल्तान के जो राजा हुआ करते थे तो अपने गवर्नर को कैसे अपॉइंट करते थे एंड व्हाट वर देयर ड्यूटीज, उनको जिम्मेदारी क्या देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द दिल्ली सुल्तान्स अपॉइंटेड इक्तेदार्स गवर्नर्स टू रूल डिफरेंट रीजन्स। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में रूल करने के लिए इक्तेदार्स गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। दे वर गिवन लैंड कॉल इक्ता, उनको जमीन दे दिया जाता था, फ्रॉम विच दे कलेक्टेड रेवेन्यू, जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था कि इतने जमीन की इतने क्षेत्र की देखरेख तुम्हें करना है, इक्तेदार तुम्हें करनी है, और वहां से फिर रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता था। Their main duties were to maintain law and order, lead military campaigns and pay soldiers from taxes they collected। तो उनका मेन काम जो था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, मिलिट्री कैंपेन के लिए मिलिट्री कैंपेन को अच्छे तरीके से संचालन करना और सोल्जर्स को पैसा देना, तनख्वाह देना, जो भी उनको टैक्स से कलेक्ट हुआ करता था। देयर पोजीशन वाज नॉट हेरिडिटरी, इनका जो पोजीशन था वो वांशिक तौर से नहीं बना हुआ था। एंड दे वर ऑफन ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेसेस, और उस समय भी इन लोगों को दूसरी जगहों पे भी ट्रांसफर कर दिया जाता था। सो दिस वाज हाउ दिल्ली सुल्तानाtes वर अपॉइंटिंग देयर गवर्नर्स एंड इट वाज देयर ड्यूटीज। इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डिड द दिल्ली सुल्तान्स डील विथ मंगोल इन्वेजन्स? तो दिल्ली सुल्तान ने मंगोल इन्वेजन्स को कैसे सामना किया? द मंगोल्स लेड बाय चंगेज खान स्टार्टेड इन्वेडिंग इन 1219। तो वो मंगोल्स जो चंगेज खान के अंडर में मोस्टली आ रहे थे, तो वो 1219 में हमला करना शुरू कर दिया था उन्होंने। एंड देयर अटैक्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक रायन। और मंगोल्स का अटैक सबसे ज्यादा बढ़ गया था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय में। टू डिफेंड दिल्ली, these sultans built strong forts and kept large standing armies। अब दिल्ली की रक्षा करने के लिए ये जो लोग थे, जो शासक थे दिल्ली के, जो सुल्तान थे, उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए और अपनी सेना को खड़ा किया था कि इनसे सामना कर सके वो लोग। अलाउद्दीन खिलजी इवन बिल्ड द सिरी फोर्ट फॉर प्रोटेक्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट भी बनाया अपनी रक्षा के लिए, साम्राज्य की रक्षा के लिए। However, maintaining a big army was expensive and difficult। और वहीं जितने बड़ा सेना को भी संभाल करके रखना बहुत कॉस्टली भी था, कॉस्ट इफेक्टिव था, महंगा भी पड़ता था और मुश्किल भी था। So this is how Delhi Sultanates were dealing with the Mongol invasions। It was answer to our fourth question। Our fifth question is, what were the main taxes during the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत के समय में मेन टैक्सेस कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है, the Delhi Sultans collected three major taxes। There were three main type of taxes which was collected by the Delhi Sultanate। पहला खरज, a land tax which was about 50% of the peasant produce। ठीक है, तो जमीन का टैक्स हुआ करता था जो कि किसानों के द्वारा जो भी उपजाया जा रहा है उसका 50% का कलेक्शन अपने पास रख लेना। सेकंड, ज़कत, अ टैक्स फॉर चैरिटी पेड बाय मुस्लिम। तो ज़कत जो है वो चैरिटी के लिए टैक्स था जो कि मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाता था। थर्ड, जजिया, अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम से वसूला जाता था। Some other taxes include khums, which was 1/5 of the wealth from mines and treasures। So it is also one of the taxes khum, जो कि 1/5 होता था किसी भी माइन और ट्रेजर्स का पाया गया धन से। So these were the discussion of our long answer questions। Now we are moving to NCERT solution। इसमें फर्स्ट है लेट्स रिकॉल का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, which ruler first established his or her capital at Delhi? कौन सा शासक था जिसने अपना शासन स्थापित किया दिल्ली में? इसका आंसर है, the Tomar Rajputs were the first rulers to establish Delhi as an important city in the 12th century। तो तोमार राजपूत पहले रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण सिटी बनाया 12th सेंचुरी में। Later the Chauhans of Ajmer took control in 1165। बाद में अजमेर के जो चौहान थे तो 1165 में उन्होंने अपने आप का शासन वहां पे किया। However, कुतुबुद्दीन ऐबक established the Delhi Sultanate in 1206। वहीं बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को और एस्टेब्लिश किया 1206 में। लेकिन एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? तो जो एस्टेब्लिश किया गया तोमार राजपूत के द्वारा। So it was answer to our first question। Our second question is, what was language of administration under the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत के अंदर में लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो पर्शियन। इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। Our third question is, just a moment। Our third question is, in which reign did the Sultanate reach its farther extent? किसके शासन के समय में सल्तनत जो है बहुत दूर तक फैल चुका था? तो इसका आंसर है, the Delhi Sultanate reached its greatest extent during the reign of Muhammad bin Tughlaq। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत अच्छा खासा फैल चुका था। He expanded the empire into South India but could not maintain control over distant territories for long। तो इसने अपने एम्पायर को साउथ इंडिया तक तो ले गया लेकिन उतने दूरी तक वो शासन सही तरीके से देखरेख नहीं कर पाया वहां का। So this is how this is the up to the point where Delhi Sultanate was expanded। So it was answer to our third question। Our fourth question is,
फ्रॉम विच कंट्री डिड द इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? इब्न बतूता किस कंट्री से आया था इंडिया में ट्रेवल करने के लिए? तो ये इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। लेट्स अंडरस्टैंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन। According to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? तो सर्कल ऑफ जस्टिस के अनुसार मिलिट्री कमांडर्स को किसानों की भी देखरेख का को भी ध्यान में क्यों रखना था? इसका आंसर हो जाएगा द सर्कल ऑफ जस्टिस स्टेटेड दैट किंग नीड्स सोल्जर्स। तो इस क्वेश्चन को हमने ऊपर में एक्सप्लेन किया है दूसरे तरीके से। तो सर्कल ऑफ जस्टिस के अनुसार राजा को सेना की जरूरत होती है, सोल्जर्स नीड सैलरी और सोल्जर्स सेना को तनख्वाह की जरूरत होती है, एंड सैलरीज कम फ्रॉम टैक्सेस पेड बाय द पीजेंट्स, और सैलरी आया करते थे उन किसानों से जिनसे टैक्स के रूप में पैसा वसूला जाता था या कर वसूला जाता था। पीजेंट्स के ओनली पे टैक्सेस इफ दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस, और पीजेंट यानी किसान जो है वो टैक्स तभी दे पाएंगे अगर वो खुश है और प्रॉस्परस है। देयरफॉर मिलिट्री कमांडर्स हैड टू इंश्योर दैट पीजेंट्स वर ट्रीटेड वेल सो दे कुड प्रोड्यूस एनफ फूड एंड पे टैक्सेस टू सपोर्ट द आर्मी। इसलिए जो मिलिट्री के कमांडर हुआ करते थे उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता था कि किसान उनसे खुश रहे ताकि वो अच्छा खासा अनाज उपजा सके, ताकि उनको फिर टैक्स भी मिल सके और आर्मी को भी सपोर्ट, किसानों की तरफ से भी आर्मी को भी सपोर्ट रहे। सो दिस इज हाउ सर्कल ऑफ जस्टिस ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। इट वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? सल्तनत के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर से मतलब क्या है? तो इसका आंसर है internal frontiers referred to areas already under sultanate control but needed more administration। okay? इंटरनल में मतलब है कि जो सल्तनत के अंडर में तो है लेकिन उसमें और ज्यादा देखरेख की भी जरूरत है, उसमें प्रशासन का काम अभी बहुत ज्यादा करना है। such as strengthening governance and collecting taxes, कि जैसे वहां का शासन को देखरेख करना और वहां से कर वसूली करना। external frontiers refer to new territories that sultans wanted to conquer such as southern India and remote forested regions। external frontiers का मतलब है कि वो उन न्यू टेरिटरीज में एक्सपेंशन करना जो राजा करना चाह रहा है, यहाँ तक कि साउथ के रीजन में भी, और जहां जहां नहीं पहुंच चुके हैं तो वहां सबको भी। सो दिस वर द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी एस्टैब्लिश करना रहेगा, फिर वहां से भी टैक्स कलेक्शन करना रहेगा। सो दोज वर द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रंटियर्स। इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज What were the steps taken to ensure that मुक्तिज performed their duties? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जाता था ये देखने के लिए कि मुक्तिज अपना काम कर रहे हैं? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? और क्या ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग राजा के ऑर्डर को जो कभी डिफाई कर देते थे? तो इसका आंसर है the Delhi sultans appointed मुक्तिज to manage different regions। वो मुक्तिज को हायर करते थे, अपॉइंट करते थे अलग अलग क्षेत्रों को मैनेज करने के लिए। To ensure they did their jobs properly, the following steps were taken। तो ये ध्यान रखने के लिए कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, ये स्टेप्स का ध्यान रखा जाता था। तो पहला, they were assigned land from which they collected revenue। उनको जमीन दे दिया जाता था जहां से टैक्स कलेक्शन होता था। They had to maintain law and order and pay soldiers। उनको नियम कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती थी और सोल्जर्स को भी देना रहता था कुछ ना कुछ तनख्वाह के तौर पे। Accountants were appointed to check the revenue collected। अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता था कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसका देखरेख रखा जा सके। The Muktis were frequently transferred to prevent them from becoming too powerful। और मुक्तिज यानी जो मिलिट्री आर्मी के कमांडर हुआ करते थे उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता था ताकि वो किसी एक ही जगह पे पावरफुल ना बन सके। They might have wanted to defy the sultan orders। ठीक है, तो वो सुल्तान के ऑर्डर्स को डिफाई कर देते थे, मानने से मना भी कर देते थे। क्यों? तो उसका पीछे कारण है They wanted to make their position hereditary। तो इसलिए ताकि जो मुक्ति है वो अपने पोजीशन को हेरिडिटरी बना सके कि उनका बेटा का बेटा को भी इस तरीके की पोजीशन जो वो कंटिन्यू हो सके, लेकिन उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। They sometimes collected more taxes than allowed। ठीक है, तो वो कभी कभी ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट कर लेते थे, जो किसानों का कंप्लेंट जाया करता था राजा के पास, जितना अलाउ है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। Some of them became strong and wished to rule independently। और कुछ मुक्ति और कुछ इख्तियार थे तो वो लोग इस तरीके से इतना ताकतवर हो गए थे कि अपना रूल इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहते थे। So this is how they were defying the sultan's order। It was answer to our seventh question। Our eighth question is from the let's discuss। Eighth question is what was the impact of the Mongol invasions on the Delhi Sultanate। मंगोल का जो इन्वेजन हुआ, जो आक्रमण किया उन्होंने, तो दिल्ली सल्तनत का असर क्या रहा? तो इसका आंसर है The Mongol invasions forced the Delhi sultans, especially Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq, to take defensive measures। अब मंगोल का जो इन्वेजन था तो वो दिल्ली सुल्तान्स को फोर्स किया, खास करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को अपने सल्तनत की रक्षा के लिए इन कदमों को उठाया। तो क्या क्या? They built strong forts like Siri Fort in Delhi। उन्होंने किले बनवाए जैसे सिरी फोर्ट है दिल्ली में। They maintained large standing armies which required high taxation। उनके पास एक खड़ी सेना थी। ठीक, खड़ी सेना का मतलब कि आर्मी, ठीक है, ट्रेंड पर्सनल थे लड़ाई में, हर चीज में वो आर्मी ट्रेंड थी।
तो उनको भी देख रेख के लिए टैक्स ज्यादा करना पड़ गया, टैक्स ज्यादा वसूली करना पड़ गया। दे इम्प्रूव मिलिट्री स्ट्रेटेजीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य कामों को उन्होंने इंप्रूव किया और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स मंगोल इन्वेजन्स कॉज डिस्ट्रक्शन इन बॉर्डर एरियाज एंड वीकेंड द सुल्तानत फाइनेंशियली। तो इतने सारे प्रयासों के बाद भी मंगोल इन्वेजन हुआ, आक्रमण तो हुआ है, आक्रमण में पैसा का खर्च होता है, तो उसी तरीके से बॉर्डर एरियाज आसपास के क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचा और दिल्ली सल्तनत को आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा मंदी पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया। So this is how affected the Mongol invasion in Delhi Sultanate. It was answer to our 8th question. Our 9th question is, do you think the authors of Tawarikh would provide information about the lives of ordinary men and women? तो तुमको क्या लगता है कि जो तवारीख के ऑथर्स थे वो उस समय के जो ऑर्डिनरी लोग थे, जैसे किसान हो गए, आर्टिशियंस हो गए, या फिर ड्वेलर्स हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर, सिटी ड्वेलर्स, तो उस तरीके के लोगों के, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में भी लिखते होंगे? तो इसका आंसर नो। द ऑथर्स ऑफ तवारीख हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वर मेनली कोर्ट राइटर्स, ठीक है, तो वो नहीं सोचते थे आम लोगों के बारे में, नहीं, वो सिर्फ राजाओं के बारे में ही लिखा करते थे। दे वर मेनली कोर्ट राइटर्स, दरबार के ही लेखक हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्कॉलर्स हु वर्कड फॉर द सुल्तान, और उन्हीं शासकों के लिए या विद्वानों के लिए जो सुल्तान के लिए काम करते थे। दे फोकस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ किंग्स, नोबल्स एंड वॉर्स, वो राजाओं के जो अमीर लोग थे उन लोगों के और युद्ध के बारे में ज्यादा फोकस किया करते थे। गिविंग एडवाइस टू रूलर्स ऑन गवर्नेंस, शासन प्रशासन में कोई राय देना हुआ करता था, तवारीख के जो मेंबर हुआ करते थे वो लोग एडवाइस भी देते थे। प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ रूल बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड सोशल हायरार्की, अब तवारीख के जो राइटर हुआ करते थे तो वो बर्थ राइट और सोशल हायरार्की के बेसिस पे रूलिंग के प्रोमोट करते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या जिस पोस्ट पे बढ़िया लैंड कलेक्शन के लिए जो पोस्ट पे कोई बढ़िया है तो उसका बेटा फिर से लैंड कलेक्शन पे आ जाता, इस तरीके के हायरार्की के लिए और बर्थ राइट के मानते हुए उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करते थे ये राइटर्स लोग। सिंस दे लिव्ड इन सिटीज एंड रोट फॉर द सुल्तान्स, दे रेयरली, वो शहरों में रहते थे, तवारीख के जो राइटर हुआ करते थे वो शहरों में रहा करते थे और सिर्फ सुल्तान के लिए लिखते थे। दे रेयरली इंक्लूडेड डिटेल्स अबाउट द डेली लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल लाइक पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स, तो वो कभी कभार ही, रेयरली, ना के बराबर ही, ठीक है, उनका मेंशन जरूर करते थे लेकिन उनके बारे में लिखना वो ना के बराबर ही हुआ करता था, जैसे किसान हो गए या फिर व्यापारी हो गए, तो उन तरीके के लोगों के लिए। सो इट वाज आंसर टू अवर 9th क्वेश्चन कि तवारीख जो है क्या वो हम लोगों के बारे में सोचते होंगे, तो अभी तक तो नहीं। अवर 10th क्वेश्चन इज, रजिया सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तनत, रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक थी। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रियली टुडे, क्या तुमको लगता है कि वुमेन लीडर्स जो है पहले की तुलना में आज ज्यादा तौर पर उनको एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है? ऑब्वियसली इट इज यस कंपेयर टू द पास्ट, इतिहास को देखा जाए तो उसकी तुलना में यस, वुमेन लीडर्स आर मोर एक्सेप्टेड टुडे, ठीक है, तो जो औरतें नेताओं के तौर पे उनको आज ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है आज के समय में। इन रजिया's टाइम पीपल बिलीव्ड दैट ओनली मेन कुड रूल एंड नोबल्स डिड नॉट सपोर्ट हर, तो रजिया के टाइम में लोगों का ऐसा ही मानना था कि सिर्फ पुरुष ही हैं वो शासन कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका सपोर्ट नहीं करते थे सब। टुडे मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव हैड वुमेन लीडर्स इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं, अपने भारत देश में कई ऐसे औरतें हैं जो राजनीति, व्यापार और प्रशासन के काम की देखरेख करती हैं। However, challenges like gender discrimination still exist, तो वहीं जेंडर लैंगिक तौर पे भेदभाव जो है वो अभी भी होते रहता है कई जगह पे। So this was answer to our 10th question about Razia Sultan and end of the question answer discussion of the chapter 3 Delhi Sultanate 12th to 15th century. Okay बच्चों, so this was the end of the chapter question answer discussion of the chapter 3 from the social science class 7 social science history book. अगर तुम लोगों को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, और मुझे तुम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो बच्चों। ओके, और अगर इस पीडीएफ को रीड करना चाहते हो या डाउनलोड भी करना चाहते हो तो इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से देख सकते हो या फिर चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो। ओके बच्चों, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।